वेलकम टू द किंग ऑफ डायमेंशंस, जहां हर कहानी एक नए डायमेंशन का दरवाजा खोलती है। फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या हॉरर, हर एपिसोड में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का अनुभव। ओपन बुक कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में बस जाएं। अगर आपको कहानियों से प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पुष्पिन सब्सक्राइब करो और जग जाओ हमारे इमेजिनेशन के अनंत डायमेंशंस से। एपिसोड 101, एजेंट्स की मौत और देश के गद्दार। इस वक्त शौर्य अपने परिवार वालों से बातें कर बाहर विहान को समझाकर वापस मुड़ा, तभी उसे चीफ का कॉल आता है। चीफ का नंबर देखकर शौर्य को फिर से याद आता है कि इसी चीफ के वजह से उसके परिवार को परेशानियों से गुजरना पड़ा, साथ ही उसके बिजनेस का बहुत सारा नुकसान करवा दिया। ये बातें याद करके शौर्य ने फोन को उठाया और कान पर लगाया। दूसरी तरफ से चीफ की बुरी आवाज आई, शौर्य कैसे हो बेटा, आज तुम्हें याद करने की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिसे सिर्फ तुम ही संभल सकते हो। हमारे विंग के एजेंट्स की लिस्ट किसी ने यहीं से लीक करके हमारे दुश्मनों को दी है, लेकिन मैं उस गद्दार को ढूंढ नहीं पा रहा हूं। उसकी वजह से मैं अब तक अपने 7 काबिल एजेंट्स खो चुका हूं। चीफ की बात को सुनने के बाद शौर्य बोला, चीफ मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन वो क्या है ना कि आपका जो पिछली बार का रवैया था मेरे बिजनेस और परिवार को हैंडल करने का, वह मुझे पसंद नहीं आया। और आपके एजेंट्स मर रहे हैं, ये आपकी नाकामयाबी दर्शाती है। मुझे लगता है आपको कोई और इंसान ढूंढना चाहिए जो इस बात पर आपकी मदद करे, क्योंकि जब मेरा परिवार और मेरा बिजनेस बिना किसी वजह के खतरे में आया था तो आपने सिर्फ दर्शक बनकर उन सभी बातों को देखा था। तो इस बार मैं भी ऐसा ही कुछ करने की सोच रहा हूं। जरा मैं भी देखूं कि आपके एजेंट्स को कैसे मारा जाता है। शौर्य की कड़वी बातें चीफ को झंझोड़ कर रख रही थी। तभी चीफ ने एक गहरी सांस ली और बोले, शौर्य मैं मानता हूं कि हमने सिर्फ दर्शक बनकर उस समय बहुत गलत किया था, पर इसकी वजह से तुम पूरे देश की सुरक्षा दांव पर नहीं लगा सकते। तभी शौर्य बोला, चीफ आपको भी अच्छे से पता है कि देश की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, अगर आप उसके बिजनेस और परिवार सुरक्षित नहीं रख सकते तो आपके इस देश की देशभक्ति करने से पहले 2 बार सोचना तो पड़ेगा। ऐसा कीजिए, आप मेरे लिए एक खास परमिशन की सिफारिश कीजिए। मैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जाकर एक पहाड़ी की जांच करना चाहता हूं। अगर आप इसके लिए मान जाते हैं तो कल सुबह तक वह गद्दार आपके सामने होगा। शौर्य की बात सुनकर चीफ कुछ सोचते हुए बोले, मैं इस बात पर प्राइम मिनिस्टर से बात कर लूंगा। उनसे कंफर्मेशन मिलते ही तुम्हें मेरा काम शुरू करना होगा, क्योंकि मुझे वह आदमी किसी भी हालत में चाहिए ताकि मैं उसके एक एक अंग को उसके शरीर से मेरे हाथों से निकालूं। मेरा बड़ा बेटा उसकी वजह से इस दुनिया से चला गया है। मैं भी उससे वह सब करूंगा जो उसने मेरे बेटे के साथ किया था। इतना कहकर शौर्य ने फोन रख दिया और सिस्टम से बोला, सिस्टम मुझे उस आदमी का नाम और इसकी करंट लोकेशन चाहिए जो देश का गद्दार है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना ये देश बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा। शौर्य के कहने पर सिस्टम ने सारा डाटा चेक किया और उस आदमी का नाम शौर्य को मिल गया था। इस आदमी का नाम आशीष खुराना था। वह एक डबल एजेंट था। उसने ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे दी थी। इस वक्त वह डेस्क ड्यूटी पर रॉ के अंदर काम कर रहा था। आशीष द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के दम पर पाकिस्तान ने उन सभी एजेंट्स को मार दिया जो इस वक्त पाकिस्तान में तैनात थे। जब शौर्य ने आशीष की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। शौर्य ने देखा कि इस वक्त आशीष मुंबई आया हुआ था। शौर्य तुरंत वापस मुड़ा और अपने कमरे जाकर उसने गहरे नीले रंग के कपड़े अपने जादुई कपड़े से अपने शरीर पर बनाए। इन कपड़ों को पहनकर उसने एक मैसेज विराज को भेज दिया। उसमें सिर्फ उसने इतना कहा था कि वह आज रात बाहर जा रहा है। शौर्य ने अपने कमरे की खिड़की खोली और अपनी तलवार पर सवार होकर आसमान में गायब हो गया। इस बार शौर्य ने जो कपड़े पहने थे वे रात के अंधेरे में आसानी से नजर नहीं आते थे। आज शौर्य उस आदमी को जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि चीफ उससे अपना बदला ले सके। शौर्य कुछ ही मिनटों में मुंबई के किनारे पर था। उसने फिर आशीष का लोकेशन चेक किया तो पाया कि वह मुंबई में विक्रोली के पास बने एक नाइट क्लब के अंदर था। वह इस वक्त वहां पर अपनी जवानी को भड़ास निकालने आया होगा। मुंबई की नाइट लाइफ भी बहुत शानदार थी। यहां रात को भी लोग सड़कों पर आते जाते नजर आ रहे थे। शौर्य ने एक कोने में उतरकर वह क्लब की तरफ चला गया, लेकिन जैसे ही वह क्लब के दरवाजे पर पहुंचा तो पाया कि यहां कपल एंट्री ही अलाउ थी। शौर्य अब परेशान में फंस गया था। तभी उसे माया का ख्याल आया और माया को डायमेंशन से बाहर बुलाया। माया के आते ही शौर्य ने उसे एक वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस में बदलने के लिए कहा। माया ने आंखें बंद की और उसके कपड़े भी वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस में बदल गए। माया की खूबसूरती इन कपड़ों में कहर बरसा रही थी।
उसकी सादगी और एक मॉडर्न कपड़े का कॉम्बिनेशन कातिलाना था। शौर्य ने इसे देखकर कहा, लगता है आज कुछ लोग सिर्फ तुम्हें देखने से ही मर जाएंगे। तभी माया शौर्य से इतराते हुए बोली, स्वामी मैं एक अप्सरा हूँ, सुंदरता का प्रतीक। अगर मैं खूबसूरत नहीं होती तो मेरे अप्सरा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी शौर्य उसका हाथ पकड़कर गेट पर आ जाता है। माया को देखकर गार्ड्स ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस माया को देखते हुए अंदर जाने का इशारा किया। शौर्य ने अंदर आते ही माया को देखा। माया को क्लब के अंदर के जो हालात थे उसे देखकर बहुत चिढ़ाने लगी थी। क्लब के अंदर ढेर सारी लड़कियां और लड़के दारू पीकर नाच रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे को चूम रहे थे, तो कुछ लोग ग्लास पर ग्लास दारू को पिए जा रहे थे। ऊपर से क्लब के अंदर म्यूजिक का शोर हो रहा था। माया का चेहरा देखकर शौर्य समझ गया कि वह यहाँ रुक नहीं पाएगी और उसकी खूबसूरती को देखकर कुछ मनचले बदतमीजी न कर दे। ये सोचकर शौर्य ने उसे डायमेंशन में वापस भेज दिया। तभी एक मादक आवाज आए, मास्टर अगर माया यहाँ रुकना नहीं चाहती तो मैं रुक जाती हूँ। मुझे ये जगह बहुत खास लग रही है। ये सुनकर शौर्य ने अपना हाथ झटका तो कोने में रक्त सम्राज्ञी प्रकट हो गई। शौर्य ने उसे इन सभी लोगों की ऐसी हालत करने के लिए कहा कि ये लोग अपने पूरे जिंदा में यहाँ वापस न आए। उसके बाद शौर्य एक प्राइवेट बॉक्स को देखकर बोला, आशीष खुराना अब तेरी बारी है। इतना कहकर शौर्य उसके बॉक्स की ओर बढ़ गया। बॉक्स के अंदर आशीष के साथ 3 खूबसूरत सी अंग्रेज लड़कियां बैठी थीं। इन लोगों ने अपने ऊपर बहुत कम कपड़े पहने थे और वे लोग आशी के साथ मजे कर रही थी। शौर्य ने पहले तो प्यार से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर आशीष उन लड़कियों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे दरवाजे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शौर्य ने उस दरवाजे पर अपनी एक उंगली रही और हल्का धक्का मारा। पूरा का पूरा दरवाजा अंदर की तरफ गिर गया। शौर्य ने दरवाजा खुलते ही आशीष पर बंदूक तानते हुए कहा, सरप्राइज एजेंट आशीष, आपको चीफ ने बुलाया है तो आपको मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर अपनी गन आशीष के सिर पर टिका दी। आशीष को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसके दोनों हाथों में हथकड़ी पड़ चुकी थी। तभी शौर्य आशीष से कहता है, देश सीक्रेट्स को लीक करने के लिए और देश से गद्दारी करने के जुर्म में तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। अब आगे जो भी बोलना है वह चीफ के सामने बोलना। इतना कहकर शौर्य आशीष को कॉलर से पकड़कर उस बांस के बाहर आ गया। बॉक्स से बाहर लाते ही शौर्य ने अपनी आर्मी की आईडी होटल के स्टाफ को दिखाए और वह उस क्लब से बाहर आया। बाहर आते ही उसने आशीष को एक कोने में ले जाकर डायमेंशन के अंदर लेकर आया। अंदर आते ही शौर्य ने माया से कहा, इसे बार बार मारो और फिर इसके घाव ठीक करो और फिर उसे मारो और फिर उसके घाव ठीक करो। अगले 2 दिनों तक बाकी लड़कियों से कहकर इसके साथ बस इतना ही करो। और याद रहे ये मरना नहीं चाहिए। शौर्य की बात सुनकर सभी लड़कियों ने और माया ने सहमति में अपना सिर हाँ में हिलाया और आशीष को पकड़कर महल के नीचे बने जेल में ले गए। कुछ ही देर में तहखाने से एशिया की चीखें सुनाई दी। इस बार सभी लड़कियों साधक बन चुकी थी। साथ ही वे लोग युद्धकला में बहुत ज्यादा माहिर हो चुकी थी। उनके लिए आशीष को मार मार कर बेहाल करना एक प्रैक्टिस की तरह था। आशीष को पकड़ने के बाद शौर्य ने चीफ को डायमेंशन से बाहर आकर फोन लगाया और बताया, चीफ मैंने अपना काम कर दिया है। आपका डबल एजेंट पकड़ा गया है। वो कोई और नहीं आशीष खुराना था। मैंने उसे यहाँ मुंबई से उठाया है। कल सुबह सांगली आ जाना, मैं आपको उसे आपके हवाले करके द्वारिका वापस जाने वाला हूँ। शौर्य की बात सुनकर चीफ के मुंह पर एक मुस्कान आए और अपने साथ सो रहे उसके बड़े बेटे के बच्चों के सिर पर एक बार हाथ फेर दिया और वे शौर्य से बोले, मैं कल सुबह तुम्हारे घर 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा है। इतना कहकर चीफ ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ शौर्य ने अपने कमरे में जाकर सोना सही समझा, लेकिन जब वह कमरे में आया तो देखा परिवार के सारे लड़के और लड़कियां उसके कमरे में बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। इसे देखकर शौर्य ने विराज को सवालिया नजर से देख तो वह अपने हाथ ऊपर करते हुए बोला, सभी लड़कियों ने और औरतों ने तुम्हारी दवा भी पी ली और फल भी खाए और जब उन्होंने खुद को देखा तो घर में चीख चीख कर शोर मचा दिया। उस वजह से हम सब की नींद खराब हो गई। तभी अधीर भैया और मैं यहाँ पर आ गए और एक के बाद एक ही लोग यहीं पर आ गए और हमें पता नहीं चला कि कब ये कमरा इन लोगों से भर गया था। इस वक्त घर के छोटे बच्चे जो विराज के भाइयों के बच्चे थे वे लोग भी इस रूम में आ चुके थे और उन्होंने पूरे रूम में शौर्य की चीजों को फैला दिया था। वैसे तो शौर्य की चीन उसकी अंगूठी के अंदर ही रहती थी, मगर कुछ डेली इस्तेमाल का सामान उसने अपने रूम में ही रखा। अधीर के बेटे ने तो उसके शेविंग फोम को लेकर अपने चेहरे पर दाढ़ी बना दी थी और वहीं दूसरे भाई के छोटे बच्चे उसके कमरे में गेम स्टेशन लगाकर गेम खेलने में बिजी हो गए थे। ये सब देखकर शौर्य का सिर दर्द करने लगा। वह उन्हें वैसे ही छोड़कर अपने बिस्तर पर अपने लिए जगह बनाकर सो गया।
लेकिन उसने सोने से पहले बड़े बच्चों को यानी उसके भाइयों को कहा, कल सुबह 5 बजे मुझे तुम लोग तालाब पर मिलोगे, अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें वो दवा बिल्कुल नहीं दूंगा। शौर्य जब ये बात बोलकर सो गया तो धीरे धीरे सब लोग उसके कमरे से बाहर चले गए। सुबह 5 बजे शौर्य के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शौर्य उबासी लेते हुए उठा और दरवाजा खोला तो देखा सामने दादाजी हाथ में कुछ कपड़े लेकर अपने सभी बेटे और पोतों के साथ खड़े थे। ये देखकर शौर्य मुस्कुराया और बाहर आ गया। सभी लोग भोर के अंधेरे में तालाब की ओर चलने लगे। जब सभी लोग तालाब पर पहुंचे तो शौर्य ने एक फलों की टोकरी और एक बोतलों का बांस निकाला और बोला, सब लोग अपने कपड़े उतारकर यहाँ पर पालथी मारकर बिष्ट जाओ और पहले इस दवा को पी लो। दवा पीने के बाद तुम्हें थोड़ा अजीब महसूस होगा, मगर घबराओ मत, वह तुम्हारी अंदरूनी अंगों को ताकतवर बनती है। उसके बाद सभी लोग एक एक फल खाएंगे और अपनी आंखें बंद करके ध्यान करेंगे और 15 मिनट बाद सीधे पानी में कूद जाएंगे। और याद रहे, तुम्हें फल खाने के बाद थोड़ा दर्द महसूस होगा, लेकिन याद रखो कि मैं ये हूं, तो जो भी थोड़ा दर्द होगा उसे सहन करो और अपने शरीर को साफ होने दो। इतना कहकर शौर्य वहां से दूर चला गया और तालाब की ओर देखने लगा। शौर्य ने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि तालाब बेहद शांत था, लेकिन ये शांति अजीब थी, मानो ये शांति अनैसर्गिक हो। शौर्य ने कुछ सोचा और तालाब के आकार का जायजा लिया। तालाब किनारे से छोटा नजर आता था, मगर ऊंचाई से देखने पर पता चला कि इसका आकार बहुत बड़ा था। तालाब के किनारे कई पद पौधे थे। वहीं से कुछ दूर शौर्य ने देखा कि कृष्णा नदी संत गति से बह रही थी। हर 2-3 सालों बाद इस नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है और ये तालाब मादी से जुड़ जाता था। जैसे ही पानी का स्तर अलग होता था, तालाब नदी से अलग हो जाता था। यहाँ के लोगों की माने तो ये तालाब यहाँ हजारों सालों से मौजूद था। इस तालाब का उल्लेख सातवाहन काल में भी पाया गया है और सम्राट अशोक के एक शिलालेख पर भी इसका उल्लेख मिला है। साथ ही इतिहास के कुछ पन्नों पर यह भी कहा गया था कि यह तालाब एक नाग का निवास स्थान था। इसी वजह से इसे नागजरी भी कहा जाने लगा था। तालाब के इतिहास के बारे में याद करते हुए शौर्य कब पानी पर चलते चलते तालाब के बीचों बीच पहुंचा उसे पता नहीं चला। जब उसे होश आया तो उसने अपने सिर पर चपत मारी और सिर खोजते हुए तालाब के तल में देखने लगा। तालाब के तल में उसे कुछ अजीब सी आकृति दिखाई देने लगी तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। शौर्य ने जब ऐसा किया तो उसे जो दिखा वह अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता था, लेकिन शौर्य ने इस पर कोई हरकत नहीं की और चुपचाप वापस तालाब के किनारे आ गया। किनारे पर सभी लोगों ने नहाकर अपने कपड़े बदल लिए थे। इस वक्त दादाजी की सफेद बाल फिर से काले दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे से झुर्रियां चली गई थी। उनकी उम्र किसी माध्यम आयु के इंसान जैसे लग रही थी। दूसरी तरफ सभी चाचा और उनके लड़कों का भी ऐसा ही कुछ हाल था। उनके शरीर और मजबूत हो गए थे, साथ ही उनके शरीर एकदम फिट और ताकतवर बन गए थे। शौर्य ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तो बॉज कैसे लगा रहा है? फिर से जवान होने का मजा ही कुछ और है। दादाजी आप तो काफी जवान लग रहे हो, कहो तो सेटिंग करवा दूं। शौर्य की बात सुनकर सब लोग ठहाके लगाकर हंस दिए और वापस घर पर आ गए। क्या देखा था शौर्य ने तालाब के नीचे, जिसे देखकर शौर्य चुपचाप वापस आया था? क्या ये कोई नई मुसीबत तो नहीं है? क्या करेंगे चीफ आशीष के साथ? अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 102 परिवार में खुशी और चीफ का गम। शौर्य और उसके परिवार वाले तालाब पर नहा के अपने कपड़े बदलकर वापस घर पहुंच गए थे। इधर शौर्य के दिमाग में उसने जो तालाब के नीचे देखा था वह दृश्य बार बार घूम रहा था, लेकिन उसने अपना सिर झटका ये घर के अंदर आकर नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र घर में घूम रही नई लड़कियों पर पड़ी। जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो वह खुद हैरान था। वह फल जो सुंदरता बढ़ता था और उम्र को घटाता था, वह इतना ज्यादा ताकतवर होगा ये उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी सारी चाचियां और उनके बहुओं का रूप और रंग दोनों बदल गया था। अगर आज ये आधार कार्ड पर फोटो खींचने चले गए तो भी उनकी शक्ल सुंदर ही दिखेगी। उनकी सुंदरता आज पूरे किचन रूम को चमका रही थी। शौर्य ने अपनी दोनों कोहनियों को टेबल पर रखा और अपने चेहरे को हाथ में पकड़कर वह उन्हें देखने लगा। शौर्य को ऐसा देखते देख विराज की माँ उसे बोली, क्या हुआ शौर्य बेटा, ऐसे क्या देख रहा है? ये सुनकर शौर्य बोला, इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से खुद के लिए बेटा सुनना अब अजीब लगता है। तुम लोग तो अब स्वर्ग की अप्सराएं लग रही हो। ये सुनकर सभी औरतें शौर्य की बात पर हंसने लगी। तभी सारे पुरुष भी डाइनिंग हॉल में एक एक करके आकर बैठ गए और अपनी बीवियों को देखकर चिढ़ाते हुए बोले, ऐसा नहीं है कि तुम लोग ही खूबसूरत हो गए हो, जरा हमें भी देखो भाई, हम भी तो हैंडसम हुए हैं। बड़े चाचा आनंद ने अपनी वाइफ को देखकर कहा।
तभी मिनल जो कभी भी किचन में नहीं आती थी वह आज अचानक बोली, आप तो सिर्फ हैंडसम हुए हो, लेकिन दादाजी तो मैचो मैन बन गए हैं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी दादाजी ने शौर्य की लतरा शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर एंट्री मारी और बोले, अरे भाई उसमें हंसने वाली क्या बात है, मुझे तो सुबह ही किसी ने मेरी सेटिंग करके देने की बात की है। सोच रहा हूं तुम सबके लिए नई दादी लेकर आओ। तभी फुर्र की आवाज के साथ विराज ने अपने मुंह में लिया सारा जूस बगल में बैठे आकाश जो दूसरे चाचा का बेटा था उसके मुंह पर उड़ा दिया। आकाश ने विराज को घूर कर देखा और अपने हाथ से चेहरे पर गिरा जूस पोंछ लिया। उसके बाद उसने कहा, विराज के बच्चे तुझे हमेशा मैं ही मिलता हूं क्या, हमेशा परेशान करने के लिए। एक तो कल रात तुम तेरे भतीजों के साथ मिलकर मेरा गेम स्टेशन चुरा लिया और अब मुझे सुबह सुबह जूस में भिगो दिया। तभी विराज बेशर्मी के साथ बोला, अरे भाई तुमसे छोटा हूं तो इतना तो मेरा हक बनता है। तुम अधीर और आदित्य से भी तो ऐसा कर सकते हो। ये सुनकर अधीर और आदित्य ने अपने चेहरे के सामने प्लेट्स को ढाल की तरह पकड़ा और उसके पीछे छुप गए। बचपन से लेकर आज तक विराज सभी बड़े भाई बहनों के चीजों को ही खेलने के लिए लेता और उन्हें तोड़ ताड़ कर वापस लौटाता था। और इसमें सबसे ज्यादा परेशान आकाश को किया जाता था। विराज को छोड़कर सभी भाई बिजनेस करते थे। अग्निहोत्री खानदान के सारे बिजनेस इन्हीं लोगों के हाथ में बांट कर दिए थे। तभी एक नौकर दौड़कर अंदर आया और बोला, मालक बाहर को नितरियालय। तभी दादाजी बोले, कौन है जो इतनी सुबह सुबह यहाँ आया है। तभी नौकर बोला, उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट्स लाल रंग की है। और कुछ मिलिट्री वाले लोग गाड़ियों में मुझे दिखे। मिलिट्री का नाम सुनकर सभी के चेहरे शौर्य की ओर मुड़े। जब उनके चेहरे शौर्य ने देखे तो वह बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग मुझसे मिलने आए हैं। कल रात के एक काम के सिलसिले में आप लोग आराम से नाश्ता कीजिए और नौकर को बोलकर बाहर हॉल में चाय भेज दीजिए। इतना कहकर शौर्य उठकर बाहर हॉल में आ गया। उसके आते ही दरवाजे से चीफ और उनके साथ एक अधेड़ उम्र का आर्मी यूनिफॉर्म पहना आदमी अंदर आया। उस आदमी को देखकर ही डर लग सकता था। उसकी मूंछें ऊपर की ओर मोदी थी, साथ ही उसकी चाल किसी शेर की तरह थी। ये थे मेजर जनरल अशोकराव भोसले, मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस वक्त के कमांडर। उन्हें देखते ही शौर्य ने एक कड़क सैल्यूट उन दोनों को मारा। उन दोनों ने भी शौर्य को सेम सैल्यूट मारा। उसके बाद तीनों सोफे पर बैठ गए। तभी चीफ बोले, सरकार ने तुम्हें उस पहाड़ी पर तुम्हें जो मन में आए वो मारने की परमिश दी है। ये रही उसकी कॉपी। इतना कहकर उन्होंने शौर्य के हस्त में एक लेटर थमा दिया। शौर्य ने उसे बिना पढ़े वैसे ही अपने बगल में रख दिया और चीफ को बोला, आपका दामाद मैंने लाकर मेरे कमरे में छिपाया है, मैं उसे 2 मिनट में वापस लाता हूं। इतना कहकर शौर्य उसके कमरे में गया और डायमेंशन से उसने आशीष खुराना को बाहर निकाला। इस वक्त आशीष एकदम साफ सुथरा लगवाना था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसने पिछले 2 दिनों तक बहुत जुर्म सहा है। डायमेंशन में समय तेजी से बीतता है, इसीलिए बाहर सिर्फ 1 दिन हुआ होगा, लेकिन अंदर 2 दिन से भी ज्यादा समय बीत गया था। शौर्य ने आशीष को उसके जबड़े से पकड़ा और बोला, देशद्रोही इंसान, तुझे पता है तेरी गलती क्या थी। तूने सिर्फ एजेंट्स को नहीं मरवाया पर एक बाप से उसका बेटा भी छीना है। अब उस भाव के हाथों से तुझे मैं भी नहीं बचा सकता। चल, अब तेरा चीफ इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर शौर्य उसे बाहर हॉल में किसी कुत्ते के बच्चे की तरह पकड़कर लाता है और उसे चीफ के सामने पटक देता है। चीफ आशीष को देखते ही आग बबूला हो जाते हैं, मगर अशोकराव ने चीफ को रोका और बोले, चीफ रिलैक्स, इसे तो हम बेस पर निपट लेंगे। रामेश्वर, इस गद्दार को लेकर जाओ और उसे अच्छी खातिरदारी के साथ कोलडंडा डालकर गाड़ी में बंद कर दो। अशोकराव की आवाज सुनकर एक सैनिक अंदर अपनी मशीन गन के साथ अंदर आया और उसने आशीष को पहले बंदूक के पिछले हिस्से से एक जोरदार वार करके कमजोर कर दिया और फिर उसे घसीटकर गाड़ी की तरफ लेकर गया। सैनिक के जाने के बाद शौर्य ने एक पेन ड्राइव निकाली और चीफ को दी। चीफ उस पेन ड्राइव को देखकर समझ गए कि ये इस गद्दार से मिली इंफॉर्मेशन है। उन्होंने उस पेन ड्राइव को संभलकर अपनी पॉकेट में रखा और बोले, शौर्य, ये मेजर जनरल अशोकराव है, इन्हें तुमसे कुछ काम है, मैं चाहूंगा कि तुम इनसे बात करो और इनकी बात पर कुछ विचार करो। चीफ के बाद अशोकराव बोले, ब्रिगेडियर शौर्य, मैं चाहता हूं कि आप हमारे बेस पर आकर एक बार हमारे सैनिकों को कुछ युद्ध कला सिखा दे। हमारे सैनिक सिर्फ गनिमी कावा में अच्छे हैं, लेकिन उन्हें आमने सामने की लड़ाई के लिए भी ट्रेन करना चाहिए। आखिर हम मराठे कभी किसी से कम नहीं थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम कहीं पर कम पड़ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन हमारे बेस पर बिताए। शौर्य ने ये बात सुनी तो उसने कुछ सोचा और बोला, वैसे मैं स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के बेस पर जाने वाला था, लेकिन अब मुझे यहीं कुछ दिन बिताने पड़ेंगे, तो मैं कुछ दिनों तक आपके बसे पर जरूर आकर जाऊंगा। उसके बाद मैं स्पेशल फोर्सेस के बारे में सोचूंगा।
शौर्य ने ये बोलकर अशोकराव के ऑफर को मान लिया। शौर्य एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सुना था और उनकी स्पेशल युद्धकला गनिमी कावा पूरे दुनिया में फेमस थी। और शौर्य को पता था कि असली गनिमी कावा उसे मराठा लाइट इन्फेंट्री के बेस पर ही देखने मिलेगी। इसीलिए शौर्य इस बात के लिए राजी हो गया। तभी एक नौकर सभी के लिए चाय लेकर आ गया। चाय पीते पीते शौर्य ने चीफ के साथ हमदर्दी दिखाते हुए कहा, चीफ मैं आपके बेटे को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनके कोई बच्चे होंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि उन्हें मैं खुद मेरी तरह ताकतवर बनाऊंगा। शौर्य की बात सुनकर चीफ के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वे जानते थे कि शौर्य से शिक्षा लेना मतलब उनके परिवार में साधक की विरासत आना। चीफ ने तुरंत शौर्य से कहा, मेरा एक पोता 10वीं कक्षा में है और दूसरा 8वीं कक्षा में है। अगर तुम उन दोनों को ट्रेन करोगे तो मेरे परिवार से अपने बेटे को खोने का बोझ जल्दी उतर जाएगा। इतना कहकर चीफ ने दोनों हाथ जोड़कर शौर्य का धन्यवाद किया। उसके बाद कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद चीफ और अशोकराव गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर अंदर चला गया। उसने विराज से कहकर एक लैपटॉप की अरेंजमेंट की और उसे खोलकर उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की और उसकी लिंक सभी रीजनल मैनेजर को भेज दी। कुछ ही देर में तय समय से पहले शौर्य ने आज उसकी मीटिंग शुरू की। असल में शौर्य आज खुद वहां जाकर सभी को द्वारिका बुलाकर मीटिंग करने की सोच रहा था, मगर अधीर को उसने एक दिन ऐसे ही मीटिंग करते देखा तो उसने भी इसे ट्राई किया। कुछ ही देर में सभी रीजनल मैनेजर्स ज्वाइन हुए। शौर्य ने उन सबको अपना परिचय करवाया और आगे बोला, मेरी कंपनी में कोई फालतू रूल नहीं है, सिर्फ एक नियम है और वह है वफादारी से काम, और किसी ने गद्दारी करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कल ही तुम लोगों में से एक प्रवीण को काम से निकाला गया है और उस पर 80 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वे लोग भी खुशी खुशी मेरे कंपनी के साथ गद्दारी कर सकते हैं, मगर उसके बाद उन्हें मेरे हाथों से स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। शौर्य की कड़क आवाज सभी मैनेजर्स की कानों में किसी बिजली की तरह गूंज रही थी। शौर्य ने उसके बाद उन लोगों का परिचय लिया और उन्हें आगे का काम कैसे होगा और प्रोडक्ट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है ये सब समझाया। सबको समझने के बाद शौर्य ने मीटिंग डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन शौर्य ने इन सभी के कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन पर सिस्टम के मदद से ट्रैकिंग मैलवेयर डाल दिए थे। इनके जरिए शौर्य इन पर नजर रख सकता था। शौर्य मीटिंग के बाद कशिश को एक बार फिर सख्त वार्निंग दी और आगे से किसी का चुनाव करते वक्त हमेशा विनम्र इंसान का चुनाव करने कहा। मीटिंग को समय से पहले निपटाने के बाद शौर्य अकेले तालाब की तरफ चलते हुए निकल गया। दूसरी तरफ मराठा इन्फेंट्री की बेस पर चीफ आशीष के सामने खड़े थे। इनके हाथ में एक कैंची जैसा पेड़ों की टहनी काटने वाला हथियार था। चीफ ने आशीष की सबसे पहले बाएं हाथ की उंगली पकड़ी और उसे काट दिया। फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और आखिर में उसका अंगूठा काट दिया। इतना करने ले बाद चीफ ने आशीष के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर कहा, तुम्हें जुबेर ने कितना पैसा दिया था कि तुम देश के खिलाफ चले गए? तुम बेवकूफ हो या हम लोग, मुझे तो अब समझ में नहीं आता। पहली बात तो इस समय जो पाकिस्तान के सभी सरगनाओं के पर हमने काट दिए हैं, लेकिन तुम हो कि उनकी डूबती कश्ती में चढ़कर अपनी अच्छी कश्ती डुबाने लगे हो। मुझे तुम जैसे ऑफिसर से ये उम्मीद नहीं थी। चीफ की बात सुनकर आशीष बोला, क्या हुआ चीफ, अब तुम्हें बुरा लग रहा है जब तुम्हारा परिवार का सदस्य मारा गया? लेकिन मेरे तीनों भाइयों को तुम्हारे ही एक एजेंट ने आतंकवादी होने के शक पर अरेस्ट करवाया था, लेकिन वे लोग बेगुनाह साबित होकर कोर्ट ने उन्हें छोड़ तो दिया, मगर समाज में हुई बेइज्जती के कारण दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मैंने उसी दिन ये ठान लिया था कि मैं तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट को खत्म करके रहूंगा। आशीष की बात सुनकर चीफ के चेहरे पर कोई हैरानी का भाव नहीं थे और वे बोले, लगता है तुम सच्चाई से कोसों दूर निकल गए हो। तो तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे दोनों भाई आतंकवादी गतिविधियों में सचमुच में शामिल थे। और वे दोनों अपनी ट्रक्स में हथियार भरकर पाकिस्तान को यहां पर आर्मी के लिए लाए गए हथियार पोर्ट पर से ही चुराकर यहां पर बने आतंकवादियों के बेस को खुद देकर आते थे। और रही बात तुम्हारे भाइयों को बेगुनाह समझकर छोड़ने की, तो उसके पीछे भी कारण था। तुम्हारे भाइयों को कुछ बेस के पते मालूम थे तो उनसे उसकी जानकारी निकालने के लिए उन्हें बाहर लाया गया था, मगर उसके दूसरे दिन उन दोनों की लाशें बरामद हुई। और तुम्हें पता है उन दोनों की कोई आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उन्हें जहर देकर मार दिया था। उन्हें मारने वाले कोई और नहीं, वही आतंकवादी थे। और मैं ये तुम्हें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि उस केस पर मैं खुद काम कर रहा था। जब आशीष ने ये सुना तो उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चीफ से दांत पीसते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों गद्दार नहीं थे। उनके जितना ईमानदार कोई नहीं था।
ये सुनकर चीफ हंसने लगे और उन्होंने आशीष के सामने लैपटॉप रखा और एक वीडियो चला दिया। उस वीडियो में एक आतंकवादी जिसे शौर्य ने मारा था वह इस बात को काबुल करते हुए कह रहा था कि आशीष के भाइयों को उन्होंने कैसे मारा था और कैसे इसे एक आत्महत्या का केस बना दिया था। आशीष ने ये देखा तो वह अपना सिर पीटने लगा और जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसके रोने का कोई असर चीफ पर नहीं हुआ। उन्होंने उसे एक अकड़ी बार घूर कर देखा और अगले ही पल अपने बगल से पिस्तौल निकाली और उसके माथे पर गोली चला दी। जब चीफ बाहर आए तो उनके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन लगाया और बोला, 10 एजेंट्स की मौत की रिपोर्ट बनाओ और सभी के परिवार में पास ये बात पहुंचा दो। उसके साथ आशीष के परिवार तक भी ये खबर पहुंचा दो और उसके नाम पर 10 लाख रुपए भेज दो। साथ ही उसके बच्चों की अच्छी पवार के लिए उन्हें आर्मी स्कूल का एडमिशन दे दो। इतना कहकर चीफ ने फोन रख दिया। इधर शौर्य तालाब के बीच पानी के ऊपर खड़ा था। वह पानी के अंदर कुछ अजीब देख पा रहा था। पानी के अंदर उसे एक पुरानी दीवार दिखाई दे रही थी और उस दीवार पर एक दरवाजा लग रहा था। दूर से देखने पर वह एक तांबे का दरवाजा लग रहा था। शौर्य धीरे से अपने शरीर को नियंत्रित करके अपने गले के आसपास मछलियों जैसे कल्ले बनाता है और पानी में उतर जाता है। क्या मिलने वाला है शौर्य को इस दरवाजे के पीछे? क्या ये दरवाजा ले जाएगा शौर्य को किसी और जगह पर? क्या ये दरवाजा किसी दूसरी दुनिया के दरवाजा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एपिसोड 103 एक और डायमेंशन। शौर्य खुद के शरीर को पानी में सांस लेने लायक बनाकर तालाब के पानी में उतर जाता है। अपनी साधना और आभा की जोर पर शौर्य पानी में किसी मछली से भी ज्यादा रफ्तार से तैरते हुए तालाब के तल में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसने सामने देखा तो वह दरवाजा अधिक स्पष्ट दिख रहा था। उस पर देवनागरी जैसे दिखने वाले अक्षरों में कुछ लिखा गया था, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद शौर्य एक भी अक्षर पढ़ नहीं पा रहा था। तभी सिस्टम जो शांत रहकर बाहर की दुनिया की सारी बातों का मजा ले रही थी वह बोली, ओह माय डियर स्मार्ट होस्ट शौर्य, मुझे पता नहीं था कि तुम पढ़ने में इतने कमजोर हो। इस दरवाजे पर कुछ ज्यादा कठिन नहीं लिखा है। इस पर जो लिखा है वह तुम कई बार पूजा करते वक्त बोलते हो। ये भगवान धन्वंतरी का मंत्र है जो कुछ ऐसे है, नामनी धन्वंतरी आदि देवम सुरासुर वंदितम पाद पद्मम लोकये जरा रुभय मृत्युनाशकम दथरम ईशम विविधौषधिनम। सिस्टम ने जब ये मंत्र सुनाया तो शौर्य ने फिर एक बार उन अक्षरों को ध्यान से देखा और उनके बिगड़े हुए क्रम को देखकर बोला, ये तो उचित क्रम में नहीं है। क्या इन्हें उचित क्रम में लगा कर देखूं? तभी सिस्टम बोली, ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन तुम कोशिश करके देख लो, क्या पता तुम्हारा काम बन जाए। ये सुनकर शौर्य इसे एक बार करने की ठान ली और फिर इस मंत्र को उचित क्रम में लगाने के लिए उन अक्षरों को उनके मूल स्थान से निकालकर उन्हें उचित क्रम में लगाना शुरू किया। लगभग आधे घंटे से ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार शौर्य इसमें सफल हो गया। सभी मंत्र जब सेट हुए तो एक तेज रोशनी के साथ वह दरवाजा खुल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है ये साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक तेज रोशनी शौर्य के आंखों पर पड़ रही थी। शौर्य अपनी आंखें बंद की और अपना कदम आगे बढ़ाकर अंदर रख दिया। उसके अंदर कदम रखते ही अचानक जो रोशनी इतनी देर से दिख रही थी वह गायब हो गई और शौर्य के सामने एक बड़ी पहाड़ी दिखाई देने लगी और उस पहाड़ी के चोटी पर एक किला नुमा घर दिखाई देने लगा। तभी सिस्टम उसके शरीर से बाहर आए और तेजी से उड़ते हुए उस पहाड़ी के ऊपर मंडराते हुए बोली, होस्ट, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा लक इतना जबरदस्त होगा। तुमने भगवान धन्वंतरी का खजाना खोज निकाला है। तुम्हें पता है भगवान धन्वंतरी को देवता और दानवों द्वारा समान रूप से पूजा जाता है, बिल्कुल भोलेनाथ की तरह। ये जगह एक तरह का डायमेंशन ही है, लेकिन ये एक प्रकार का अस्थिर डायमेंशन है। इस डायमेंशन की चीजें निकालने के बाद ये डायमेंशन टूटकर बिखर सकता है। सिस्टम ने शौर्य को बहुत सारी बातें बताते हुए उसे डायमेंशन के कालावधि के साथ उसकी समस्या भी सिस्टम ने शौर्य को बताया। शौर्य ने जब ये सुना तो कुछ सोचकर उसने माया को डायमेंशन से बाहर बुलाया। जब माया वहां आई तो शौर्य ने उससे पूछा कि क्या इस डायमेंशन को हमारे डायमेंशन से जोड़ा जा सकता है। माया ने ना में अपना सिर हिलाया। इससे शौर्य हताश हुआ। तभी सिस्टम बोली, वरी नॉट होस्ट, अगर हम अंदर आए हैं तो खजाना तो अब यहां नहीं छोड़ सकते ना। उद्धरण चिन्ह। तभी माया एक और इशारा करते हुए बोली, ये तो अस्थिलोचन का फूल है। इसका इस्तेमाल एक नए शरीर की रचना करने के लिए होता है। स्वामी ये देखो, ये सहस्त्रपर्णम्बुज। कहते हैं कि ये किसी भी साधकों का साधना का स्तर 2 गुना बढ़ा सकता है। शौर्य ने ये बात सुनकर वह उसके पास गया और उसे ध्यान से देखने के बाद उस फूल को उसने डायमेंशन में डाल दिया। उसके बाद तभी माया बोली, स्वामी इसे देखिए, ये द्विज पुष्पी के नाम से जाना जाता है।
इससे आप अपना क्लोन बना सकते हैं। माया हर उस दवा को ध्यान से देखती और खुश हो जाती तो शौर्य ने उसे उन सभी खास जड़ी बूटियों को जमा करने कह दिया। फिर शौर्य आगे बढ़ते हुए पहाड़ी की तरफ जाने लगा। शौर्य ने हर तरफ औषधियां ही औषधियां देखी थी। उसने कुछ सोचा और वह सीधा उस किला-नुमा घर के सामने जाकर खड़ा हुआ और इस बार वह इस मंत्र को समझ गया। शौर्य ने दरवाजे पर लिखे मंत्र को पढ़ा। ये महामृत्युंजय मंत्र था। शौर्य ने इस मंत्र को पढ़ा और उसके मंत्र पढ़ने से उस घर का दरवाजा खुल गया। तभी उनके सामने एक प्राचीन नाग अपने आधा इंसान और आधा नाग रूप में खड़ा था। शौर्य तुरंत उछलकर पीछे चला गया। अगले ही पल शौर्य ने अपने हाथ में उसकी तलवार प्रकट कर ली। वह आधा नाग आधा इंसान शौर्य को आंखों में देख रहा था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद शायद न रहकर वह नाग बोला, एक मनुष्य इस जगह कैसे आया? तुच्छ इंसान, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तभी शौर्य उस नाग को उकसाते हुए बोला, अगर यहाँ इंसान नहीं आ सकते तो तुझ जैसा रेंगने वाला कीड़ा अंदर क्या कर रहा है? शौर्य की इतनी हिम्मत को देखकर वह नाग भी चौंक गया और बोला, बच्चे, इतनी बदतमीजी अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें ये साफ साफ बता दूं कि ये जगह इंसानों के पहुंच के बाहर है। उस नाग की बात सुनकर शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं यहाँ पहुंच गया हूं तो बताओ मैं इंसान कैसे हो सकता हूं? वैसे ये जगह है क्या चीज? शौर्य की बात सुनकर नाग भी सोच में पड़ गया। फिर बोला, तुमने बात तो सच कही है कि यहाँ तुम पहुंच गए हो, यानी तुम कोई आम इंसान तो हो नहीं सकते। ये जगह धन्वंतरी भगवान का औषधियों का बगीचा है। साथ ही साथ यहाँ उनका एक ग्रंथालय और एक प्रयोगशाला है। ओह, तो ऐसा है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? इस बात पर वह नाग बोला, मैं भगवान शेषनाग के कुल से हूँ। मेरा नाम शनकद्रुम है और मैं शेषनाग वंश का पृथ्वी पर रहने वाला आखिरी वारिस हूँ। मुझे भगवान धन्वंतरी ने इस बगीचे की रक्षा करने के लिए मेरे दादाजी से कहकर मुझे यहाँ का जिम्मा सौंप दिया था। शौर्य ने ये सुना तो उसने पूछा, आपके दादाजी कौन है? मेरे दादाजी यानी स्वयं शेषनाग है। हर बार युगों के अंत में सिर्फ वही जीवित रहते हैं। ये सुनकर शौर्य इस बार डर गया और रिस्पेक्ट के साथ उसने अपने हाथ जोड़े और बोला, प्रणिपात नाग देवता, मेरा नाम शौर्य है और मुझे युद्ध के देवता का वारिस चुना गया है। जब मैं यहाँ भ्रमण कर रहा था तभी मेरी नज़र इस तालाब पर पड़ी और मैं उत्सुकतावश यहाँ चला आया। शनखद्रुम ने शौर्य को ध्यान से देखा और उसके शरीर की छुपी आभा को टटोलकर देखा और चौंकते हुए बोले, तो वो तुम ही हो, ये अच्छी बात है। मैं समरलोक के होने वाले सम्राट को वंदन करता हूँ। आपका इस आयाम में स्वागत है। मुझे ब्रह्मदेवन ने इस बारे में बताया था कि अगर भविष्य में कोई युद्ध के देवता की विरासत पाता है तो उस व्यक्ति को मैं मेरे पास रखी एक चीज दे दूं। इतना कहकर शनखद्रुम ने एक चमड़े से बना ब्रेसलेट जिसके बीचों बीच एक रत्न लगा हुआ था वह शौर्य को दे दिया। शौर्य ने उस ब्रेसलेट को देखा और उस पर लगे रत्न पर उंगली घुमा दी। जैसे ही उसका हाथ उस रत्न को लगा वह रत्न हरे रंग से चमकने लगा। तभी शनखद्रुम बोला, ये एक नागमणि है। ये मेरे दादाजी की उनके 5वें युग के अंत में छोड़ी हुई नागमणि है जिसे उन्होंने ब्रह्मदेव को दी थी। इस नागमणि की ताकत बहुत ज्यादा है। आप इसे धारण करने के बाद लगभग अमर हो सकते हैं। इस नागमणि में समुद्र मंथन के बाद निकला अमृत समा गया था, इसीलिए इसे धारण करने वाले को कभी भी कोई जहर मार नहीं पाएगा। यहाँ तक कि हलाहल भी इसकी वजह से उस पर कोई काम नहीं कर पाएगा। साथ ही इसमें लगा हुआ चमड़ा एक आयामी जीव का है, इसीलिए इस चमड़े में तुम अगणित जीवित वस्तुएं रख सकते हो। शौर्य ने जब ये सुना तो उसकी स्माइल और चौड़ी हो गई। उसने उस ब्रेसलेट को हाथ पर पहन लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ तो वह शनखद्रुम से बोला, अब ये मत कहना कि मुझे इस पर भी मेरे खून की बूंद गिरानी होगी। इस सवाल पर शनखद्रुम बोले, सही कहा आपने, अब इस पर एक बूंद डाल दो तो ये आपको अपना स्वामी स्वीकार करेगा। ये सुनकर शौर्य ने बेमन से बड़बड़ाते हुए उस ब्रेसलेट पर अपने खून की एक बूंद डालने के लिए उंगली काट दी, लेकिन तभी शनखद्रुम जो वहीं पर खड़े रहकर शौर्य को देख रहा था वह अचानक शौर्य के खून को देखकर हैरान हो गया और बड़बड़ाया, ये तो दैवीय रक्त है। इसने संत स्तर पर ही खुद के खून को दैवीय स्तर तक मजबूत कर लिया है। इसके एक बूंद सुनहरे खून से हजारों लोगों को अमृतत्व मिल सकता है। अगर दानवों को ये बात पता चली तो ये लोग इसका शिकार करने के लिए इसके पीछे पड़ सकते हैं। हे वासुदेव, ये क्या हो रहा है? इस युग में युद्ध के देवता को इतना क्यों ताकतवर बना दिया है अपने? दूसरी तरफ उसके सुनहरे रंग के खून की एक बूंद उस ब्रेसलेट पर गिरी और वह ब्रेसलेट शौर्य के हाथ में किसी पेड़ के जड़ की तरह चिपक गया। वह मणि भी पिघलकर एक पतले रत्न की पट्टी में बदल गया। शौर्य को अब वह ब्रेसलेट किसी कड़े की तरह लग रहा था। शौर्य ने फिर शनखद्रुम को देखा और बोला, भगवान, इसके आगे मुझे क्या करना है?
ये सुनकर शंखद्रुम अपने ख्यालों से बाहर आए और बोले, आप इस आयाम में आए हैं तो आपका पूरा अधिकार है कि आप यहाँ पर रखे ग्रंथालय से औषधि से जुड़े ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उन ग्रंथों को लेकर नहीं जा सकते। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई जो खुशी की तो बिल्कुल नहीं थी। वह तुरंत अपने हाथ जोड़कर शंखद्रुम को प्रणाम करते हुए उस घर के अंदर जाने लगा। तभी शंखद्रुम माया को देखकर मुस्कुराकर बोला, प्राणिपात अप्सरा माया, मुझे आपको देखकर खुशी हुई। माया ने जब शंखद्रुम की बात सुनी तो वह चौंक गई और बोली, प्रणाम नाग देवता, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? ये सुनकर शंखद्रुम बोला, मैंने आपकी कहानी सुनी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि आपने अपनी सजा को एक मौके की तरह देखा और अपना स्वामी चुनकर उसे युद्ध के देवता की विरासत दिला दी। ये सुनकर माया ने कुछ समझते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वह उस घर के अंदर चलो गई। अंदर आते ही उसने वहां कुछ कमरे देखे। उसकी नज़र उस कमरे पर पड़ी जिस कमरे में शौर्य गया था। उसने देखा कि शौर्य हर ग्रंथ को हाथ में पकड़ता और उसे वापस रखकर अगले ग्रंथ की तरफ बढ़ता। माया तुरंत समझ गई कि शौर्य इन ग्रंथों की अंदर से सारा ज्ञान सिस्टम की मदद से कॉपी कर रहा है। इधर शौर्य उन ग्रंथों के ज्ञान को आसान भाषा में अपने दिमाग में ट्रांसफर कर रहा था तो सिस्टम उस ज्ञान को कॉपी कर रही थी। लगभग 3 घंटों तक शौर्य ने सिर्फ यही किया। जब वह उस ग्रंथालय से बाहर आया तो इस वक्त वह किसी आयुर्वेद के दैवीय एक्सपर्ट से कम नहीं था। उसके पास हर बीमारी और उसके इलाज का नुस्खा था। साथ ही वह अब इन जड़ी बूटियों को अब देखते ही पहचान सकता था। आसान भाषा में युद्ध के देवता के विरासत से मिले दवाइयों के ज्ञान से वह सिर्फ एक कंपाउंडर के लेवल तक का ज्ञान प्राप्त कर चुका था, लेकिन इस ज्ञान से वह किसी एमडी डॉक्टर से कम नहीं था। शौर्य जब बाहर आया तो माया उसका इंतजार कर रही थी। तभी शौर्य ने माया के पीछे एक कमरा देखा तो उसे महसूस हुआ कि इस कमरे में जरूर कुछ खास है। वह तुरंत उस कमरे में चला गया। उसके सामने खजाने का एक पूरा पहाड़ था, लेकिन ये सब मूल्यवान आभूषण थे मगर एक भी हथियार नहीं था। तभी उसने कुछ पत्थर देखे तो नीले रंग की पारदर्शक रोशनी से चमक रहे थे। इन पत्थरों की संख्या आसानी से गिनी नहीं जा सकती थी। शौर्य ने उन्हें देखकर माया से उनके बारे में पूछ लिया। इस पर माया बोली, स्वामी, ये आध्यात्मिक पत्थर है। इनमें ढेर सारी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। इन्हें समरलोक में पैसों की तरह इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इन्हें साधना का स्तर बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत अपना हाथ घुमा लिया और सारे पत्थर अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिए। शौर्य ने फिर उस खजाने को देखा और अपना सिर झटककर बाहर आया। उसके बाद वह प्रयोगशाला में चला गया। वहां उसने कई सारे जादुई बर्तन देखे जिनका इस्तेमाल औषधियां बनाने के लिए किया जाता था, पर शौर्य को एक भी खास चीज नहीं मिली। ये देखकर शौर्य वहां से बाहर आया और उस किले के दरवाजे की तरफ चला आया। दरवाजे पर शंखद्रुम उनका इंतजार कर रहा था। शंखद्रुम ने उन्हें उसके बाद वहां से बाहर बगीचे की तरफ लाया और बोला, इस बगीचे में आप अपने जीवन में सिर्फ एक बार आ सकते हो, तो आप आए हो तो आपको जितनी औषधि वनस्पति चाहिए आप उतनी लेकर जा सकते हैं। शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत आगे बढ़कर हर एक औषधि के 2 पेड़ उखाड़े और अपने ब्रेसलेट में रख दिया। इसमें वह जीवित वस्तुएं रख सकता था। कुछ ही देर में शौर्य ने हर उस वनस्पति की 2 पौधे ले लिए। इतना करने के बाद शौर्य को लगा कि उसे यहां से चलना चाहिए। उसने फिर एक बार शंखद्रुम की धन्यवाद दिया और माया को डिमेंसी में भेज दिया। माया के जाते ही शौर्य फिर उसी जगह पहुंचा जहां से वह अंदर आया था। वह वहीं से बाहर आ गया। शौर्य ने यहां पर लगभग 5 घंटे बिताए थे। शौर्य उस दरवाजे से बाहर निकलकर तलब की सतह पर वापस आ गया। उसने एक बार अपने हाथ को देखा जिस पर वह ब्रेसलेट बनाया हुआ था। फिर वह खुद से बोला, अब इसके बाद भारत में छिपे हुए कवच और कुंडल की बारी है। इस वक्त रागिनी अपने ऑफिस में बैठकर गुस्से से उसके सामने बैठे आदमी को देख रही थी। वह आदमी आज उससे कुछ कह रहा था। देखो कलेक्टर साहिबा, मैं जो कहता हूं वही करो। आपको अच्छे से मालूम है कि हम दिल्ली के अग्रवाल ग्रुप से आए हैं। हमारे नए मालिक अपने काम में किसी भी तरह की रुकावट पसंद नहीं करते, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लगा स्टे निकाल ले और उसके बदले जो हम देंगे उसे ले लो, और इसमें हमारा और आपका ही फायदा है। ये सुनकर रागिनी ने उस आदमी को देखकर कहा, ये देखिए, आपका प्रोजेक्ट सरकार द्वारा दिए आदेशों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, साथ ही साथ आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप तक 5 से भी ज्यादा मौतें आपके प्रोजेक्ट साइट पर हुई है। मैं चाहूंगी कि आप पहले उन मृतकों को उनका मुआवजा दे, साथ ही सेफ्टी के लिए कुछ ठोस कदम उठाए ताकि हम आपके प्रोजेक्ट लगी स्टे को हटा सके। और रही बात मुझे घुस खिलाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार के पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हारे अग्रवाल ग्रुप को 2 बार खरीद लूंगी।
अब यहाँ से जाकर अपने नए मालिक को बोल देना कि कलेक्टर अग्निहोत्री खानदान की बहू है और शौर्य की माँ है। अगर फिर भी उसे मुझसे पंगे लेने का शौक है तो बिंदास चले आए, लेकिन उसके बाद इस देश में कोई अग्निहोत्री खानदान नहीं मिलेगा जैसे सिंघानिया खानदान के साथ हुआ। इतना कहकर रागिनी ने दरवाजे की तरफ अपना हाथ करके उस आदमी को बाहर जाने के लिए कहा। क्या रागिनी किसी मुसीबत में फंसने वाली है? क्या शौर्य करेगा अपनी ठुकराए मां को मदद? क्या अग्रवाल ग्रुप रागिनी की हरकत पर लेगा कोई एक्शन? अब क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ। एपिसोड 104 रागिनी की जान खतरे में। शौर्य आज बहुत खुश था कि उसे कई सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली थी, साथ ही दवाइयों का ज्ञान भी जो स्वयं भगवान धन्वंतरी ने पीछे छोड़ा था। जब भगवान कल की आएंगे तो उन्हें भी वह ज्ञान मिलेगा, लेकिन इस वक्त शौर्य ने तो उसे पहले ही हासिल कर लिया था। साथ ही उसे ढेर सारे आध्यात्मिक पत्थर मिले थे जो उसे साधना करते वक्त मदद करने वाले थे। ऊपर से उसे ताकतवर बनाने वाला वह ब्रेसलेट मिला था जिसमें अमृत था। अब शौर्य पूरी तरह निश्चिंत होकर घर वापस आ चुका था। जब वह घर वापस पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। घर पर आते ही विराज दौड़कर वहां आया और बोला, शौर्य तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। मुझे छोटे दादाजी का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें बहुत ही गंभीर चोट आई है। डॉक्टर भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सिर पर चोट लगने की वजह से उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे पर जो भाव थे उनमें कोई बदलाव नहीं आया। उसने उसी भाव से कहा, कैसे हुआ ये? विराज बोला, इसके पीछे अग्रवाल ग्रुप का हाथ है। शौर्य ने फिर एक गहरी सांस ली और विराज के हाथ में एक जीवन रक्षा गोली रख दी और बोला, ये लो, तुम अभी द्वारिका के लिए निकलो और उस औरत को ये गोली खिला देना, वह ठीक हो जाएगी। विराज ने गोली हाथ में ली और शौर्य को हैरानी से देखकर बोला, शौर्य वह तुम्हारी माँ है, तुम्हें जरा सी भी चिंता नहीं है उनकी? ये सुनकर शौर्य बोला, उस औरत ने भी मेरी कहाँ चिंता की थी, मेरे जन्म के बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया था। साथ ही जब मैं घर में था तो उसने खुद मुझे कई बार जान से मारने की कोशिश की थी। ऐसी औरत को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे दादी की वजह से उन लोगों को जिंदा रखना पड़ रहा है, वरना अब तक सिर्फ यही एक अग्निहोत्री परिवार इस दुनिया में होता। जब शौर्य ये कह रहा था तो उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसके हर एक शब्द से अंगार बरस रहे थे। विराज भी शौर्य की भावना समझ गया और तुरंत कोल्हापुर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। शौर्य अपने कमरे में आकर अपनी कुर्सी पर सिर टीकाकार बिया गया और पुरानी यादों में अपनी मां को ढूंढने लगा, लेकिन हर याद में उसे उसकी मां की वही घिन भरी आंखें और नफरत याद आ रही थी। जैसे जैसे शौर्य उन बातों को याद कर रहा था उसका गुस्सा बढ़ रहा था। तभी उसने अपने कंधे पर एक कोमल हाथ महसूस किया। जब उसने पलटकर देखा तो उसकी बड़ी चाची उसके पीछे खड़ी थी। उन्होंने शौर्य से कहा, शौर्य बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकती हूँ। एक माँ अपने शरीर से अपने मांस के गोले को कभी दूर नहीं कर सकती, लेकिन मुझे आज भी यकीन नहीं होता अपने घमंड के नशे में तुम्हारे माँ ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया। शौर्य, फिर भी तुम्हें अपने बेटे होने का दर्ज निभाना चाहिए और जाकर उससे मिल लेना चाहिए। तभी शौर्य बोला, मुझे माँ के प्यार की अब जरूरत नहीं है। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब दादी कहीं बाहर चली जाती थी तो वह औरत नौकरों से कहकर मेरे कमरे पर ताला लगवा देती थी और मैं उन ठंडी रातों में उस बड़े से घर के बाहर ओसरी में सोता था, जबकि वह अपने कमरे में एक गर्म बिस्तर पर आराम करती थी। अब वह मर भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। मैं दिल का इतना कठोर कभी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है। अब वे लोग आमने मरते दम तक मुझे वापस पाने के लिए तड़पेंगे, पर मैं अब उनका नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी छवियां मेरे दिल से कब की मिट चुकी है। इस परिवार में देखो, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। आप लोग हर बच्चे को एक जैसा समझते हो और वहाँ हर बच्चे के टैलेंट के हिसाब से उसे वे लोग अहमियत देते हैं। मुझे तो शक होता है कि वे लोग इस परिवार से खून से कैसे जुड़े हैं। ये सुनकर अपनी भारी आंखों से चाची ने शौर्य को अपने गले से लगाया। शौर्य का दादी के गुजर जाने के बाद दबा हुआ दुख किसी बांध की तरह फूट गया और उसके आंखों से आंसू किसी नदी की तरह बहने लगे। उसने अपनी चाची में अपने दादी की छवि देखी थी। वह सिसक सिसक कर रोने लगा। लगभग 10 मिनट तक शौर्य ने आंसू बहाए और फिर कुछ निर्णय लेते हुए बोला, मैंने तय कर लिया है, मैं अब यही रहूंगा और उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। ये परिवार मुझे वह गर्माहट की याद दिलाता है जो मुझे अकेली दादी देती थी। ये सुनकर बड़ी चाची ने शौर्य के सिर पर हाथ फेरा और बोली, जरूर तुम हमारे पास रहोगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। तुम्हारे आने से परिवार में खुशियां दुगनी हो गई है। अगर तुम यहाँ रहे तो हर दिन एक त्योहार होगा इस घर के लिए।
शौर्य ने फिर अपने आंसू पोंछे और फिर चाची से विषय बदलकर दूसरी बातें करने लगा। दूसरी तरफ दुष्यंत अस्पताल में यहाँ वहाँ फेरे मार रहा था। दीनानाथ और सिया वहीं बैठे थे। सिया रोए जा रही थी और बार बार अपने भाई को फोन लगा रही थी, मगर शौर्य का फोन बंद आ रहा था। 2 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आ गए। उनके आते ही उनके चेहरे के भाव को देखकर दुष्यंत समझ गया कि वे लोग रागिनी को बचाने में असफल हो गए हैं। तभी डॉक्टर आगे आकर बोले, हमने उनकी दिमाग की सर्जरी करके जमा खून निकाल दिया है, लेकिन पेशेंट होश में आने तक हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। ये सुनकर दुष्यंत वहीं नीचे बैठ गया। सिया चिंख कर रोने लगी। दीनानाथ अपना दिल पकड़कर बैठ गए। आज इस परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया था और उनका संकट मोचन उनके साथ नहीं था। तभी हॉस्पिटल में दौड़ते हुए विराज पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक छोटा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखते ही दीनानाथ तुरंत आगे आए और उसे अपने हाथ में लेकर रागिनी जहां ऑपरेशन रूम में थी वहां सीधे चले गए। उन्होंने वह गोली ली और रागिनी के मुंह में डाल दी। गोली उसके जबान से लगते ही घुल गई और उसके शरीर के सारे घाव किसी जादू की तरह भर गए। कुछ ही देर में रागिनी को होश आया। होश आते ही रागिनी शौर्य का नाम लेकर चिल्लाते हुए उठ गई। उसके सामने दीनानाथ खड़े थे। उन्हें देखकर रागिनी ने पूछा, मेरा शौर्य कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ। तभी डॉक्टर्स जिन्होंने रागिनी का ऑपरेशन किया था अंदर आकर उसके देखने लगे। उसके शरीर पर बने ऑपरेट के स्टिचेज भी भर गए थे। रागिनी को देखकर उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही औरत है जिस पर उन्होंने 2 घंटे का ऑपरेशन किया था। तभी रूम के अंदर विराज आया और उसने रागिनी को देखते हुए पूछा, चाची आप अब कैसा महसूस कर रही है? ये सुनकर रागिनी को बेहोश होने के पहले की बात याद आई। जब वह वापस आ रही थी तभी उसके ड्राइवर ने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी और परिवार में किसी के बीमार होने का बहाना देके वह वहां से निकल गया। इस वजह से रही आज अकेली ड्राइविंग करते हुए घर की तरफ आ रही थी। तभी एक चौराहे पर अचानक एक ट्रक उसकी गाड़ी को उड़ाकर आगे निकल गया। जब वह अपनी गाड़ी में फंस कर बेहोश होने वाली थी तभी उसने उस अग्रवाल ग्रुप के आदमी को उस ट्रक से उतरते हुए देखा था। उसने सब याद करते हुए विराज से कहा, हाँ मैं अब ठीक हूँ, लेकिन शौर्य कहाँ है? वह नहीं आया। ये सुनकर विराज ने सिर झुका लिया। तभी दुष्यंत जो वहां चुपचाप खड़ा था वह बोला, रागिनी शौर्य तुम्हारे लिए नहीं आएगा, तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे अंदर की माँ अब उसके दिल तक नहीं पहुंच सकती, अब तुम उसकी माँ कभी नहीं बन सकती, उसे भूल जाओ। ये सुनकर रही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? वो मेरा बेटा है। तभी दुष्यंत ने गुस्से से कहा, चुप करो रागिनी, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। उसे तुमने खुद दूर किया था, अब उसके बारे में तुम क्यों सोच रही हो? तुम भी तो पहले उसे अपने जिंदा से दूर करना चाहती थी न, अब क्यों उसको याद कर रही हो? ये सुनकर रागिनी फिर एक बार बेहोश होकर उसी ऑपरेशन टेबल पर गिर गई। डॉक्टर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए रागिनी के वाइटल चेक किए और दुष्यंत को देखकर बोले, ये अभी अभी ऑपरेशन से बचकर बाहर आए हैं, तुम उसे बाद में भी सुना सकते थे। इस वक्त उनकी दिमागी हालत नाजुक है। आप लोग अब बाहर जाए, हम इन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करते हैं। जब उन्हें फिर से होश आए तो उनसे कोई और बात मत करना। इतना कहकर सभी डॉक्टर्स बाहर चले गए, लेकिन एक डॉक्टर जो दीनानाथ का दोस्त था वह पीछे रुका और उसने दीनानाथ से पूछा, दीनानाथ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसी कौन सी गोली अपने बहू को खिलाई जिस वजह से वह एकदम ठीक हो गई? ये सुनकर दीनानाथ अपना सिर न में हिलाते हुए बोला, दरअसल उस दवाई के बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। यूं समझ लो वह गोली एक ऐसे इंसान के पास से आई है जो इतना खतरनाक है कि हमारे देश की सरकार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तुम भी अपनी सुरक्षा चाहते हो तो उस दवा के बारे में किसी से कुछ मत कहना। ये सुनकर वह डॉक्टर एकदम चुप हो गया। तभी हॉस्पिटल के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुक जाती है। उसमें से रेहान रस्तोगी और उसके साथी पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। जब वे दुष्यंत से मिलते हैं तो रेहान कहता है, हमने पता लगाया है कि ये किसने किया है। इसके पीछे दिल्ली के अग्रवाल ग्रुप का हाथ है। दुष्यंत एक गहरी सांस लेता है और रेहान की तरफ देखकर कहता है, जिस आदमी ने ये किया है उसे मेरे पास लेकर आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस ग्रुप से है। उन्हें मेरे बीवी पर हमला करने से पहले ये सोचना चाहिए था, वरना शौर्य को मुझे मजबूर होकर यहाँ बुलाना पड़ेगा। शौर्य का नाम सुनते ही रेहान हिल गया। उसने तुरंत अपनी टीम को भेजकर उस आदमी को उठाने की दिया। रेहान इस वक्त अग्रवाल ग्रुप के खिलाफ जा सकता था, मगर शौर्य उसके खिलाफ तो सरकार भी जल्दी नहीं जाती, तो वह किस खेत की मूली है। कुछ ही देर में अग्रवाल ग्रुप के उस आदमी को पुलिस वाले दुष्यंत के सामने लेकर आए। इस आदमी का नाम दिनेश अग्रवाल था। ये अग्रवाल परिवार का छोटा बेटा था।
इस वक्त अग्रवाल ग्रुप का जिम्मा उसके बड़े भाई के बेटे ईशान अग्रवाल के हाथ में था और अपने भतीजे के कहने पर उसने ये सब किया था। दुष्यंत ने दिनेश को गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपने बेटे को कई बार लोगों को मारते हुए देखा था लेकिन खुद कभी किसी को नहीं मारा था, मगर तुमने आज मेरी ख्वाहिश पूरी की। इतना कहकर दुष्यंत ने अपने पॉकेट से अपनी गन निकाली और दिनेश के सिर पर रख दी और उसके कुछ कहने से पहले गोली चला दी। इस वक्त विराज दुष्यंत को ऐसे करते देखकर हैरान था। उसने तुरंत दुष्यंत के हाथ से गन ले ली। उसके बाद उसने शौर्य को फोन करके सारी बात समझा दी। शौर्य, जो इस वक्त भावनाओं के समंदर में डूबकर खुद को शांत करने में लगा हुआ था, उसने जब ये सुना तो उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि अब ये मैटर अग्निहोत्री परिवार संभल नहीं सकता। उसने अपना फोन निकाला और चीफ को फोन किया और हुई सारी घटना बता दी। चीफ ने शौर्य को कोई भी हरकत करने से मना किया और खुद अग्रवाल परिवार के हेड को फोन किया। इस वक्त अग्रवाल परिवार के मुखिया हितेश अग्रवाल अपने पोते के साथ बिजनेस की बात कर रहे थे। चीफ का फोन आते ही वह बोले, क्या हाल है जामवाल साहब, आज अपने हमें कैसे याद किया। तभी चीफ ने उसे सारी घटना बताई। ये सुनकर हितेश को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, मेरे छोटे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे हुई उनकी, मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। तभी चीफ बोले, दुष्यंत सेठ पहली मेरी बात सुनो, वो परिवार वैसे तो बहुत छोटा, जैकि उनका पोता बहुत बड़ा है। और आपके बेटे ने पहले उस लड़के की मां को जान से मारने की कोशिश की, वो तो शुक्र है कि वह बच गई। पर आपका बेटा बेवकूफ था जो वहीं पर रुक था, उसे उस लड़के के बाप ने मार दिया है। और रही बात उन्हें मिटने की, तो आपको याद दिल दूं कि जतिन सिंघानिया ने भी यही हरकत की थी और आज आपको पता है कि जतिन सिंघानिया के साथ क्या हुआ है। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार के लोगों को ये बात समझाएं कि उस परिवार से कभी न उलझे, वरना कहीं वह लड़का इस मैटर में घुस गया तो आपके परिवार को रातों रात गायब कर दिया जा सकता है। और हाँ, ये काम देश की आर्मी करेगी, क्योंकि वह लड़का आर्मी में बहुत ऊंचे पोस्ट पर है। साथ ही साथ वह गीतांजलि मेडिसिन का मालिक है और उसका नाम शौर्य है। मुझे लगता है आपको ये नाम सुनकर कुछ याद आया होगा। मैं अब आपको इतना ही बता सकता हूँ, बाकी आप समझदार हैं। चीफ ने हितेश को सारी बात एकदम शांति के साथ समझा दी। चीफ के फोन रखते ही हितेश ने सभी लोगों को देखा और बोले, मुझे बस इतना बताओ कि उस द्वारिका के कलेक्टर पर हमला किसके कहने पर किया गया था। ये सुनकर अग्रवाल ग्रुप का हेड, जो उनका पोता था, वह बोला, दादाजी मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मेरे चालू प्रोजेक्ट को कुछ लोगों की मौत के वजह से रोके, तो मैंने चाचा से कहकर उस औरत को रास्ते से हटा दिया। अपने पोते की ऐसी बात सुनकर हितेश अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपने पोते की कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ औलाद, तेरी वजह से आज तेरा चाचा उन लोगों के हाथों से मारा गया है। उस औरत को जो तुम कोई मामूली कलेक्टर समझ रहे थे, वह शौर्य की मां है। ये वही शौर्य है जिसने जतिन को जड़ से उखाड़ दिया है। अरे तुझे पंगा लेने के लिए कोई और नहीं मिला था। अभी के अभी अपनी पोजीशन खाली करो, वरना तुम्हारे वजह से पूरा परिवार और हमारा सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। एक काम कर, कल सुबह तू खुद उस औरत से मिलने जाएगा और उनके पैर छूकर उनसे माफी मांगेगा और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक तुझे वह माफ नहीं करती। हितेश की बात सुनकर अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। सभी को अब सब कुछ समझ आ गया था और उनको आने वाले खतरे का एहसास हुआ था। सभी के हाथ पैर ठंडे हुए थे। अब क्या होगा आगे? क्या शौर्य लेगा अग्रवाल परिवार से दुश्मनी? क्या रागिनी होश में आते ही फिर शौर्य को याद करेगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ एपिसोड 105 रिश्ते। अग्रवाल परिवार के सदस्य को दुष्यंत ने अपनी हाथों से मार दिया था। दूसरी तरफ अग्रवाल परिवार को जब ये बात पता चली तो उन्होंने शौर्य का नाम सुनकर ही अपना बदला लेने का प्लान कैंसिल कर दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह शहर का मेट्रो हॉस्पिटल रागिनी की चीखों से हिल गया था। रागिनी होश में आते ही बार बार शौर्य का नाम लेकर रोए जा रही थी। उसे रह रहकर शौर्य की बहुत याद आ रही थी, लेकिन शौर्य का कोई आता पता नहीं था। वहीं दुष्यंत बार बार रागिनी को समझा रहा था कि शौर्य उससे मिलने नहीं आ सकता, लेकिन रागिनी थी कि इस बात को मान ही नहीं रही थी। रागिनी एक्सीडेंट से उभरने के बाद उसके अंदर छुपा हुआ जो स्ट्रेस था उसे बाहर निकाल रही थी। इतने दिनों से वह हर दिन शौर्य को वापस पाने के लिए सोच रही थी। ऊपर से कई बार शौर्य ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से बार बार मुसीबत से बाहर निकाला था। उसे ऐसा लग रहा था कि शौर्य धीरे धीरे उसके पास वापस आ रहा है, लेकिन जब से वह द्वारिका छोड़कर गया है उसने एक बार भी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं, ना ही उसके बारे में कुछ पूछा। इस बात से रागिनी दिन बे दिन अधिक स्ट्रेस में चली गई और आज ये स्ट्रेस उसके अंदर से बाहर आ गया था। अब वह शौर्य को किसी भी हाल में अपने सामने देखना चाहती थी।
रागिनी की ऐसी हालत अब दुष्यंत से देखी नहीं जा रही थी, तो उसने अपने मन को मजबूत करते हुए अपने बड़े चाचा को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ चाचा ने फोन उठाया तो उन्होंने रागिनी की हालत के बारे में एक फॉर्मेलिटी की तौर पर पूछ लिया। दुष्यंत ने भी शांति से उनके सवालों का जवाब दिया। फिर उसने हिम्मत करके शौर्य के बारे में पूछा। दुष्यंत को शौर्य के बारे में पूछता देखकर बड़े दादाजी बोले, क्या हुआ दुष्यंत, तुझे आज तेरे ठुकराए बेटे की याद कैसे आई? वैसे भी वह तुम लोगों को अब अपना परिवार तो मानता नहीं है। ये तो शुक्र है कि छोटी बहू ने उसे पाला पोसा और उसे अग्निहोत्र की जिम्मेदार दी, वरना हमें तुम्हारे उसके साथ किए बर्ताव के बारे में कभी पता नहीं चलता। अपने बड़े चाचा की बात सुनकर दुष्यंत को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उनसे माफी मांगते हुए कहा, मैं मानता हूं कि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। हमने उससे उसका बचपन छीन लिया है, लेकिन मैं अब उसे उसकी सभी चीजें वापस करना चाहता हूं। मैं उसे अपना कर फिर से एक नए सिरे से बाप बेटे के रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूं। तभी दादाजी बोले, तुमने बहुत देर कर दी दुष्यंत, तुम्हें भी ये अच्छे से मालूम है कि बचपन से ही बच्चे का मानसिक विकास होता है, और उसके बचपन से ही तुमने उसे उसका बचपन जीने का मौका नहीं दिया। अब वह जवान हो चुका है, अब इस उम्र में उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम अपने आप को उस पर थोपने की कोशिश मत करो। इससे जो थोड़ा सा रिश्ता तुम दोनों के पास बचा है वह भी कांच की तरह बिखर जाएगा। दादाजी की बात दुष्यंत अच्छे से समझता था, लेकिन इस वक्त रागिनी की हालत को समझते हुए उसने दादाजी से कहा, मैं आपकी बात अच्छे से समझता हूं, लेकिन इस वक्त शौर्य का रागिनी से मिलना बहुत जरूरी है। उसे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन जब से वह होश में आई है वह सिर्फ शौर्य का नाम ही जप रही है। इस वक्त डॉक्टर्स का कहना है कि हम जल्द से जल्द शौर्य को रागिनी के सामने लाए, वरना रागिनी दिमागी तौर पर अनस्टेबल हो सकती है और वह पागल भी हो सकती है। ये सुनकर दादाजी भी परेशान हो गए। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं शौर्य से बात करूंगा, अगर वह तैयार होता है तो उसे जल्द से जल्द भेज दूंगा। इतना कहकर दादाजी ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ शौर्य इस वक्त अपना नाश्ता खत्म करके आर्या से बातें कर रहा था। इस वक्त आर्या शौर्य को वापस जाने के बारे में पूछ रही थी। उस पर शौर्य ने इसी परिवार में रहने की बात कही, और उसने उसका कारण भी साफ साफ बता दिया। शौर्य के इस निर्णय पर आर्या को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। शौर्य सिर्फ परिवार के प्रेम का भूखा था और उसे वह प्रेम और दुलार यहां मिल रहा था। आर्या ने भी उसके फैसले पर अपनी सहमति जता दी। तभी दादाजी शौर्य के पास आए और बोले, बेटा शौर्य, क्या तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ पता चला है? ये सुनकर शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाए और बोला, हाँ, मुझे उनके एक्सीडेंट के बारे में पता चला है, और मैंने उसे बचाने के लिए एक दवा भी विराज के हाथों भेज दी है। ये सुनकर दादाजी बोले, नहीं शौर्य, अब उसकी हालत फिर से बिगड़ गई है, लेकिन ये कोई शारीरिक परेशानी नहीं है बल्कि मानसिक परेशान है। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है और हर वक्त तुम्हें देखने की जिद कर रही है। वह कोई और बात कर नहीं पा रही है। साथ ही डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर तुम उससे मिलने जल्दी से नहीं गए तो वह हमेशा के लिए एक मनोरुग्ण बन जाएगी। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदले। फिर वह भावहीन आवाज में बोला, तो क्या हुआ, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। वह औरत मेरी कोई नहीं है। आप मुझे बताइए दादाजी, अगर मैं आपको जान से मारने की कोशिश करूंगा, वह भी बेवजह, तो क्या आप मेरा चेहरा देखना पसंद करेंगे? इस बात पर दादाजी तुरंत बोले, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तभी शौर्य बोला, इस औरत ने ऐसा कई बार किया है मेरे साथ, अब उसे मुझ पर प्यार आ रहा होगा तो फिर मैं इस बात पर कुछ नहीं कर सकता। उल्टा मैं तो चाहूंगा कि वह औरत तड़प तड़प कर मेरी यादों में मर जाए, जिससे मेरे मन में उसके लिए जो नफरत है वह अपने आप कम हो जाएगी। दादाजी ने जब ये सुना तो वह सोचने लगे कि ये कैसी माँ है जो अपने ही बेटे को मारने की कोशिश कर चुकी है और अब उसे देखने के लिए पागल हो रही है। ऊपर से ये कैसा बेटा है जिसे अपने माँ के मौत पर आनंद होने वाला है। दादाजी ने शौर्य की बात पर ये सब सोचकर आखिर कुछ ठोस कहने का फैसला लिया और बोले, देखो शौर्य, ये तुम्हारा अतीत है और तुम इससे जितना दूर जाओगे वह उतना तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। इस वक्त तुम्हें इसका सामना करना चाहिए। भले ही वह औरत तुम्हारे अतीत में तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वह तुम्हें वापस पाना चाहती है। उसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है, तुम उस रिश्ते के लिए ही सही उसे एक बार सामने जाकर मिल लो ताकि तुम्हारे अंदर का मैल बाहर निकल जाए। उसके बाद तुम उसे कभी मत मिलना, लेकिन इस वक्त उसे तुम्हारी सख्त जरूरत है। और खून के रिश्ते के खातिर ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो तुम उसे जाकर मिल सकते हो। दादाजी की बात सुनकर शौर्य ने फिर उनके विनती को मानकर आखिर भरे मन से रागिनी से मिलने का फैसला लिया और आज उन सबके साथ रिश्ता तोड़ने का भी निर्णय लिया।
शौर्य ने दादाजी से कहा, दादाजी सिर्फ आपकी बात मानकर मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं इसके बाद उनसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। इतना कहकर शौर्य घर से बाहर निकल आया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और निकल गया। कुछ दूरी तक जाने के बाद शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उस पर सवार हो गया और हवा में गायब हो गया। दूसरी तरफ शौर्य अपने दिमाग में अपने बिजनेस को भी यहां मुंबई में शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा था। साथ ही वह अपना एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी या पुणे यूनिवर्सिटी में करना चाहता था। वह सोच रहा था जहां उसका बिजनेस उसे नजदीक पड़े वहां शिफ्ट हो जाएगा। शौर्य यही सोचते सोचते कुछ ही देर में द्वारिका पहुंच चुका था। यहां आने के बाद वह सीधे मेट्रो हॉस्पिटल पहुंच गया। इस वक्त भी शौर्य ने अपने मोबाइल को चार्ज नहीं किया था। साथ ही जब वह पानी में उतर था तो उसके मोबाइल में पानी चला गया था। जब शौर्य हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा तो उसने सिया को देखा। सिया की आंखें सूज चुकी थी। रात भर रोने की वजह से उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आए थे। वह रोते हुए शौर्य के गले लगी और बोली, भाई देखो न माँ को क्या हुआ है। वो होश में आने के बाद से सिर्फ आपका ही नाम लिए जा रही है। वो सिर्फ आपसे मिलने की जिद पकड़कर बैठी है। आप कुछ कीजिए और एक बार उससे मिल लीजिए। शौर्य ने सिया के सिर पर हाथ फेरा और बोला, ठीक है अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अब घर जाओ और आराम करो। इतना कहकर शौर्य वार्ड के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा कि रागिनी के बाल बिखरे हुए थे और उसका सुंदर चेहरा अब एकदम से सूख गया था। उसके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शौर्य के अंदर आते ही रागिनी पलंग से उतरकर दौड़कर शौर्य के पास आए और उसको अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, शौर्य तुम आ गए, मुझे लगा कि तुम मुझे कभी नहीं मिल पाओगे। देखो मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो मेरी नादानी थी। तुम मुझे माफ कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें वो सारा प्यार दे दूंगी जो एक माँ अपने बेटे को देती है। बस तुम अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। रागिनी का पागलों की तरह बड़बड़ाना शौर्य को बिल्कुल अजीब लग रहा था। उसने आज तक रागिनी को सिर्फ उसके कठोर रूप में ही देखा है। हमेशा रागिनी उसे नफरत से देखती थी, साथ ही पूरे घर में उसकी हुकूमत चलती थी। आज वह अपना सारा घमंड छोड़कर शौर्य के सामने गिड़गिड़ा रही है। ये देखकर शौर्य को बुरा भी और अच्छा भी लग रहा था। बुरा इस बात का लग रहा था कि इस औरत ने उसके सामने आज हार मान ली थी। अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि आज वह दुखी थी। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और रागिनी को अपने से दूर करते हुए कहा, ठीक है मैं आपसे एक बार मिलने आ चुका हूं तो ये पागलपन का नाटक छोड़ दो और घर जाओ। सिया तुम्हारे लिए बहुत दुखी है। मैं अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता, तो अब ये सब बंद करो और घर जाओ। मैं आप सभी से शाम को घर पर मिलूंगा। इतना कहकर बिना रागिनी की अगली बात सुने शौर्य मुड़ा और वार्ड से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर देखा तो उसके सामने दुष्यंत खड़ा था। दुष्यंत ने शौर्य के सामने हाथ जोड़े और बोला, मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब और अकल से अंधा बाप हूं। आज मुझे मेरे ही बेटे से मिलने के लिए दूसरों के सामने हाथ जोड़ने पड़े हैं। आज मैं फिर एक बार अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद देता हूं कि उसने यहां आकर मेरे पत्नी की जान बचा ली। ये सुनकर ताना मारते हुए शौर्य ने कहा, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई है। तुम सिर्फ इस वक्त लाचार हो अपनी बीवी के वजह से, वरना तुम जैसा आदमी मेरे सामने कभी नहीं झुकता। तुमने अपने जीवन में सिर्फ अपने पत्नी के लिए हर वो बात की जिससे वह खुश होती थी। यहाँ तक कि तुमने अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपने बेटे के हत्या के षड्यंत्र पर आंख बंद कर ली। तुम जैसा दोगला इंसान मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा। आज भी तुमने मेरे सामने हाथ जोड़े हैं तो वो भी अपनी पत्नी के लिए। लेकिन क्या तुमने किसी के सामने मेरे लिए हाथ जोड़े थे? इसका उत्तर है नहीं। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हारी पागल बीवी अब ठीक हो चुकी है, उसे लेकर घर जाओ, शाम को मैं घर पर आप सभी से मिलूंगा। इतना कहकर शौर्य हॉस्पिटल से सीधा निकलकर कशिश के पास पहुंचा। यहां पहुंचकर उसने कशिश से महाराष्ट्र में बिजनेस ट्रांसफर करने के बारे में बात की और उसके अनुसार एक्शन लेने के लिए कहा। उसके बाद उसने ऑफिस में बाकी का काम चेक किया और फिर कुछ देर बाद वह शोरूम पर पहुंच गया। उसने यहां पर देखा कि उसके लगभग सारे एंटीक सामान बिक चुके थे। शोरूम अब लगभग खाली हो चुका था। शौर्य ने उसके बाद सिमरन को भी ये बात बता दी और शिफ्टिंग के लिए अच्छा लोकेशन देखने के लिए कहा। शाम को शौर्य अग्निहोत्री मेंशन पहुंचा। इस वक्त घर का हर एक सदस्य यहां मौजूद था। शौर्य ने उन्हें एक बार देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद एकदम सीरियस होकर बोला, मुझे जब आप लोगों ने इस घर से बेदखल किया था तभी मेरा नाम फैमिली रजिस्ट्री से आप लोगों ने निकाल दिया था। उसके बाद मैं वापस आया और अपने बल पर मैंने आप लोगों को झुकाया। इस वजह से आप सभी मेरी इज्जत करने लगे थे, लेकिन असल में वह आपका डर था। आप लोग मुझे सिर्फ डर की वजह से अपना मानते हैं।
इसका मतलब है मुझमें और आप लोगों में जो रिश्ता है वह डर की बुनियाद पर टिका हुआ है। इस घर में मुझसे सिर्फ मेरी बहनों ने मुझे परिवार वाला प्यार दिया है। बाकी लोगों ने सिर्फ मेरे प्रति डर रखा था। मैं इस डर के रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं यहाँ से आप लोगों से दूर बड़े दादाजी के परिवार के साथ रहने जाऊंगा। साथ ही सिर्फ मेरे बहनों के सिवाय आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए। डर का रिश्ता भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद शौर्य ने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और दीनानाथ को दे दिए। ये उस प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जिसे अपने मेरे आने के बाद मेरे नाम पर किए थे। मैं वह सब कुछ आपको लौटा रहा हूँ। साथ ही मुझे जो गाड़ियाँ दी थी उनकी कीमत इस चेक पर लिखी है, आप लोग उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। आखिर में शौर्य रागिनी को देखते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए प्यार उमड़ रहा है उसे ठेस पहुंचेगी। पर मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। तो आज मैं चाहूंगा कि तुम उस माँ को अभी मार दो ताकि मेरे जाने के बाद तुम अपना पुराना सपना पूरा कर सको। तुम्हारा यही सपना था ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं, तो आज उस सपने को पूरा होते देखकर तुम्हें आज खुश होना चाहिए। हर चीज का वक्त होता है और उसी वक्त उस चीज को बच्चों को देना चाहिए। इस वक्त मुझे आपकी जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती अपने आप को मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं है। शौर्य की तीखी बातों ने रागिनी को इस बार अंदर तक हिला दिया था। उसे अब मालूम पड़ गया था कि शौर्य को मारने की साजिश के पीछे उसका हाथ था। ये बात शौर्य को अच्छे से मालूम है। रागिनी ने एक गहरी सांस ली और शौर्य को अपनी भरी आंखों से देखकर बोली, तो तुम्हें पहले से मालूम था कि मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? हाँ, मैं वो माँ हूँ जिसने अपने बेटे को जान से मारने की कोशिश की थी। उस वक्त मैं तुमसे नफरत करती थी। मुझे बार बार तुम्हें देखकर डॉक्टर के शब्द मेरे कान में सुनाई देते थे कि तुम मानसिक रूप से विकलांग जन्मे हो। लेकिन मैं जब भी तुम्हें साधारण बच्चों की तरह देखती तो मुझे डॉक्टर पर शक होता, लेकिन मेरा दिल फिर मुझे कहता कि अगर मैंने तुम्हें अपनाया और उसके बाद तुम फिर अचानक पागल हो गए तो फिर मैं तुमसे जुदा होने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने तुम्हें जान से मारकर अपनी जिंदा से दूर करने की कोशिश की, ताकि तुम्हें देखने के बाद जो चुभन मुझे महसूस होती वह मुझे हमेशा परेशान करती थी। ये सुनकर शौर्य ने कहा, लगता है डॉक्टर ने ऐसा तुम्हें ही कहा होगा कि तुम मानसिक बीमार हो जाओगी, पर तुमने उसे उल्टा सुना था। लेकिन अब क्या करे, तुमने कर्म किए और उसके फल अब तुम्हें मिलेंगे। तो इसके बाद मैं आशा करता हूं कि तुम्हें कोई पागलपन के दौरे नहीं पड़ेंगे और तुम अपनी खुशहाल जिंदगी जियो। और अगली बार मुझसे मिलने की जिद मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अग्नि देने भी नहीं आऊंगा। इतना कहकर शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक बार फिर सभी को देखा और कहा, मेरे जाने के बाद भी मैं तुम लोगों को किसी भी मुसीबत में आकर बचाऊंगा। आखिर इसी परिवार में मुझे मेरे दादी ने पाला था। दादी के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। इतना कहकर शौर्य घर से बाहर निकल गया। उसके जाते हुए आकृति को देखकर सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। सिया का तो रो रो कर हाल बेहाल हुआ था। इधर बाहर आकर शौर्य ने एक लंबी सांस ली और बोला, ये रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, इन्हें निभाने के लिए सारी उम्र बीत जाती है और तोड़ने के लिए बस कुछ शब्द ही काफी होते हैं। आज तक मैं सिर्फ शौर्य था। चलो अब अपने नए परिवार के साथ नई जिंदगी शौर्य अग्निहोत्री बनकर शुरू की जाए। क्या होगा इस कहानी में आगे? अब कौन सी नई जिंदगी की शौर्य बात कर रहा था? क्या कभी शौर्य रागिनी के लिए दिल में प्यार जग पाएगा? क्या रागिनी शौर्य कीजिए के बाद सच में उसे भूल जाएगी? क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब।